इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9th क्लास का हिंदी बुक का बिहार बोर्ड का ये गोधूली भाग 1 का ये 12वां अध्याय है। गदखंड का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा में हेर फेर। ठीक है, पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं और इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर करने वाले, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़ें और पूरा वीडियो को जरूर देखिए। इससे पहले 11 चैप्टर का वीडियो बन चुका है, मैथ का अलग अलग विषय का बनता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, लाइक करके आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शिक्षा में हेर फेर चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए महान शिक्षा शास्त्री जो शिक्षा के बारे में जानते हैं एवं साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध में भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो भी खामियां हैं, जो भी दिक्कत है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी उजागर किए हैं, बताए हैं। देखिए उनका मानना है, ये देखिए उजागर करना बुराई नहीं होता है, बताना होता है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मानना है कि मानव जीवन का उद्देश्य निश्चित नियमों में आबद्ध कर देना नहीं होता, बल्कि सर्वतोन्मुखी विकास करना होता है। मतलब मानव जीवन के उद्देश्य को निश्चित नियम से बांधना नहीं होता है, बल्कि हर परिस्थिति में सभी का उन्नति और विकास हो। किंतु दूषित शिक्षा प्रणाली, अब देखिए दूषित शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है खराब शिक्षा का सिस्टम के कारण बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ का अवसर नहीं दिया जाता। अब खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण बच्चों को अध्ययन के साथ साथ स्वाधीनता का नॉलेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्वाधीनता का, अब ध्यान दीजिए, जिस कारण बच्चे की चेतना का विकास नहीं हो पाता। अब अगर बच्चे स्वाधीन नहीं रहेंगे तो उनकी चेतना शक्ति का विकास नहीं होता, मतलब उसको रटाते रहना, वही कवि कहते हैं। और आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह बालक ही रह जाता है। उम्र बढ़ जाता है लेकिन बुद्धि के कारण वह बालक ही रहता है। लेखक का कहना है कि अब सही शिक्षा नहीं मिलने पर एज बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ता है। ठीक है, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जिसमें परीक्षा पास करना मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक का कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आजकल ऐसी बन गई है कि केवल परीक्षा पास करना ही उद्देश्य होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमारे बच्चे को व्याकरण, शब्दकोश तथा भूगोल के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। अब बच्चे को कुछ वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता, बस वो रट्टुमल बनकर रह जाते हैं। साथ ही दूसरे देश, अब देखिए साथ ही दूसरे देशों में बालक जिस आयु में अपने नए दांतों से बड़े आनंद से गन्ना चबाते हैं, अब नया दांत जब आता है तो वहाँ आनंद से गन्ना चबाते हैं अपने दांत की स्ट्रांगता चेक करने के लिए। उसी आयु में हमारे बच्चे स्कूलों में मास्टर के बेंत हजम करते हैं और उसी उम्र में हम छोटे बच्चे को स्कूल भेज देते हैं ताकि पढ़ के इंटेलिजेंट बने। वहाँ पर मास्टर के बेंत मतलब पिटाई सहते हैं तथा शिक्षक की कड़वी गालियों का रस लेते हैं। और शिक्षक की कड़वी गालियाँ मतलब डांट फटकार, आपको पता होगा, गधा, उल्लू, बेवकूफ़, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस प्रकार की बातें उन्हें सुनना पड़ता है। कारण बच्चों की मानसिक पाचन शक्ति का ह्रास हो जाता है। अब पाचन शक्ति सिर्फ पेट में नहीं होता, दिमाग में भी होता है। मानसिक पाचन शक्ति, सोचना, उस सोच को पचाना, उसका ह्रास होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा में बालकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होता। बचपन से ही आनंद के लिए कोई स्थान नहीं होता, मतलब मस्ती करने का। हम उसी को कंठस्थ करते हैं जो अति आवश्यक है, मतलब जो बहुत जरूरी है, उसी को हमें रटाया जाता है शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, काम तो हो जाता है लेकिन उसका विकास नहीं हो पाता। परीक्षा तो पास हम कर जाते हैं लेकिन हमारे माइंड का, दिमाग का विकास नहीं होता। लेखक की मान्यता है कि आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति बढ़ती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति तथा चिंतन शक्ति सबल होती है। अब सही तरीका से पढ़ने से ग्रहण शक्ति सबल, सभी शक्तियां जो है सबल होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तब जाके हम एक गुड स्टूडेंट का परिचय देते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अंग्रेजी कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा है। शब्द विन्यास तथा पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं है। अंग्रेजी का शब्द अलग है, भाषा अलग है, हर चीज़ अलग है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उससे उसका कोई सामंजस्य नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब देखिए, इससे अपरिचित होने के कारण बच्चों के मन में कोई स्मृति जागृत नहीं होती। अब इससे अपरिचित रहते हैं बच्चे। स्मृति जागृत का क्या मतलब है? अभी हम बच्चे को पढ़ाएंगे, नुनु बोलो, अ से अनार, आ से आम, आम अनार नाम लेंगे, दिमाग में चित्र बन जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, जल्दी सीख जाएगा। बोलेंगे नुनु बोलो पोमीग्रेनेट,
मैंगो, तो बच्चे के दिमाग में चित्र ही नहीं बनेगा, तो बताइए वो पढ़ेगा क्या। उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुत नहीं होता और अंधभाव से उनका मन अर्थ को टटोलता रह जाता है, समझता ही नहीं है कि इसका क्या मतलब होगा, बस रटते जाता है। दूसरी बात यह भी है कि नीचे वर्गों में पढ़ाने वाले शिक्षक, अब देखिए जो नीचे वर्ग में शिक्षक पढ़ाते हैं, अब उनके बारे में है बिल्कुल सच्चाई है, अल्पज्ञ होते हैं, वो खुद कम ज्ञानी होते हैं, उनके पास कम नॉलेज होते हैं, वे ना तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह जानते हैं ना अंग्रेजी। देखिए जो नीचे वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं वो जड़ मजबूत करते हैं। अब वो टीचर का खुद जड़ कमजोर रहता है, ना वो अपना भाषा सही से ना शिक्षक अपना स्वदेशी भाषा सही से जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। वे बच्चों को पढ़ाने के बदले मन बहलाने का काम पूरी सफलता के साथ करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बदले बच्चों का मन बहलाते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है, लेखक खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, दुख प्रकट करते हुए लेखक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर और बाहर दो उन्मुक्त विचार क्षेत्र है। मनुष्य के अंदर और बाहर दो विचार क्षेत्र है जहां से वह जीवन, बल और स्वास्थ्य संचय करता है। जीवन, बल और स्वास्थ्य की संचय करता है। वहां बालकों को एक विदेशी कारागृह में बंद कर दिया जाता है। विदेशी कारागृह वही इंग्लिश को बोला जाता है। विदेशी कारागृह में बंद कर दिया जाता है, जिस कारण साहित्य के कल्पना राज्य का द्वारा उनके लिए अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए साहित्य की कल्पना उनके लिए अवरुद्ध, क्योंकि एक सिस्टम में फंसा दिया जाता है, परीक्षा पास करना है, पास करना है, पास करना, उसके दिमाग में भर दिया जाता है, तो वो कुछ सोचता नहीं है। लेखक का तर्क है कि जिस शिक्षा में जीवन नहीं, आनंद, अवकाश या नवीनता नहीं, मतलब जिस शिक्षा में आनंद नहीं है, छुट्टी नहीं है, नयापन कुछ नहीं है, तो हिलने डुलने का स्थान नहीं, ऐसी शिक्षा की शुष्क कठोर संकीर्णता में क्या बालक कभी मानसिक शक्ति, चित्त का प्रसार या चरित्र की बलिष्ठता प्राप्त कर सकता है? बताइए ऐसी शिक्षा में क्या बढ़ेगा? आपको ए फॉर एप्पल रटवा दिए, वही बना, तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरदम हरे डाल पर रहता हूँ, रटते रहता हूँ। तोता को पता होता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस जाता है क्योंकि उसको मतलब नहीं पता रहता है। तो वही बच्चों के साथ होता है। नहीं, कभी नहीं, वह तो केवल इसका मनों का विकास नहीं होगा, वह तो केवल नकल करना था, दूसरों की गुलामी करना ही सीख पाएगा। ऐसे बच्चे नकल करना सीखते हैं, दूसरों की गुलामी करना सीखते हैं। तो समझिए इस बात को। जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का होना आवश्यक है। जीवन यात्रा, अब किताब में जो चीज़ दिया हुआ है, फिल्मों में जो चीज़ देखते हैं, बताइए जीवन वैसा ही व्यतीत होता है? नहीं, जीवन में हर घटना, हर परिघटना अलग अलग होती है। तो जीवन यात्रा जीने के लिए सही से चिंतन शक्ति का होना जरूरी होता है। हम सोच सके, सोचन शक्ति को कहते हैं, स्मरण शक्ति नहीं। याद करने, रटने से कुछ नहीं होता है, समझे? देखिए, लेकिन हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होती। हमारे साथ क्या होता है? पढ़ने की क्रिया, जो लिखा दिए बाबू इसको रटो, इसके सिवा कुछ नहीं, जो हम लिखाए वही सही है, ऐसे। और कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं, रटवा देते हैं और एग्जाम के टाइम में खुद चीट बना कर देते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से सावधान रहिए, वो बिजनेस करते हैं, क्योंकि बाल्यकाल से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि बच्चा को शुरू से ही हम उसको चिंतन करना, अनुभव, कल्पना से हम क्या, हम अभी मान लेते हैं आप साइकिल चलाते हैं, आप मन में सोच रहे हैं कि हम एक दिन प्लेन में बैठेंगे, प्लेन उड़ाएंगे, तो भाई आप सोचिएगा तब तो उस तरीका का आप काम कर पाइएगा। और सोचवे नहीं करिएगा, कल्पना ही नहीं करिएगा, तो काम कहाँ से करिएगा? चिंतन जरूरी है। इसलिए बाल्यकाल से ही बच्चों की स्मरण शक्ति पर बल ना देकर, स्मरण शक्ति मतलब रटाने पर बल ना देकर, चिंतन और कल्पना शक्ति को स्वतंत्र रूप से परिचालित करने का अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। कल्पना शक्ति को परिचालित करने से वो बहुत आगे जीवन में बढ़ सकता है, ताकि नीरस शिक्षा जिसमें कोई रस नहीं हो, जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ ना हो। बेकार की शिक्षा पाने में जीवन का बहुमूल्य समय, मतलब देखिए इस समय बहुमूल्य है क्योंकि इस समय बार बार लौट कर नहीं आता, ये बेकार ना हो। लेखक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहता है कि जिस प्रकार बर्बर जातियों के लोग शरीर पर रंग लगाकर अथवा शरीर के विभिन्न अंगों को गोद कर गर्व का अनुभव करते हैं। अब देखते होइएगा, शरीर को गोद करके रंग लगाकर बहुत खुश रहते हैं, गर्व महसूस करते हैं, जिससे उनके स्वाभाविक स्वस्थ, उज्ज्वलता और लावण्य छिप जाते हैं। अब मान लेते हैं अब मेहंदी लगा लिए, हम रंग लगा लिए, वो गोदना गोधा लिए, तो वास्तविक सुंदरता दिखेगा, वो छुप जाता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह हम भी विलायती विद्या का लेप लगाकर दंभ करते हैं, चिकरते, हुंकार मारते हैं हाथी की तरह, किंतु यथार्थ आंतरिक जीवन के साथ उसका योग बहुत ही कम होता है। सच्चाई के साथ उसका संबंध, हमारे जो जीवन है, हम अभी किसी से झगड़ा कीजिए, आप इंग्लिश के सीख गए, गाली तो हिंदी में दीजिएगा, अपने भाषा में लड़िएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसके साथ समझना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए आगे,
इसलिए बाल्यकाल से ही भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की व्यवस्था हो, भाव शिक्षा और भाव के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारा व्यवहार सहज मानवीय तथा व्यवहारिक हो सकता है, सहज और मानवीय व्यवहार हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि जिस भाव से हम जीवन निर्वाह करते हैं, जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उसके अनकल हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है। उसी की तरह हम जैसे जीवन जीते हैं वैसे हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है। इतना ही नहीं, जिस समाज के बीच हमें जीवन बिताना है, जिस समाज के बीच हमें रहना है, हमारा जीवन व्यतीत करना है, उस समाज का कोई उच्च आदर्श हमें शिक्षा प्रणाली में नहीं मिलता। उस समाज की चीज़ें हमें शिक्षा प्रणाली में, हमारी शिक्षा प्रणाली में मिलता ही नहीं है। हमारी शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। हम जो पढ़ते हैं हमारे वास्तविक जीवन में उसका उतना महत्व नहीं होता। हमारी यह शिक्षा किसी एक ही व्यवसाय तक सीमित रहती है, किसी एक ही व्यवसाय का कार्य करती है, वहाँ पर लिमिटेड रहती है, संपूर्ण जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं, बताइए जीवन में उसका कहाँ काम आने वाला। आप पढ़ रहे हैं, आप नॉलेजेबल होइएगा, आप रटिएगा तो क्या सीखिएगा, आपके अंदर नॉलेज रहेगा, आप सीखे हुए रहिएगा, तब आप थिंक कर पाइएगा, आप कल्पना कर पाइएगा, सोच पाइएगा। ठीक है, इसी कारण एक व्यक्ति यूरोपीय दर्शन विज्ञान तथा न्याय शास्त्र का पंडित तो दूसरी ओर सारे का पोषण भी करता है। एक पंडित होता है तो दूसरी ओर सभी का पोषण करता है, सभी को रखता है, पालन पोषण करता है। फलता विद्या आर्य व्यवहार के बीच एक दुर्भेद व्यवधान उत्पन्न हो गया है, दोनों सुलगनता निर्मित नहीं हो पाती। विद्या व्यवहार के बीच में सुलगनता नहीं उत्पन्न हो पाती। परिणाम यह होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते जाते हैं। हमारी जो पुस्तकीय विद्या है, जो किताब से प्राप्त होता है, उसके विपरीत दिशा में जीवन को निर्देशित करते हमारे मन में उस विद्या के प्रति अविश्वास और श्रद्धा का जन्म होता है। अब देखिए, हम जो किताब में पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं तो वो विद्या और हमारा जो मन ले जाता है, हम जो कार्य करते हैं, वो विद्या अलग होता है, जिससे हमारी शिक्षा हमें काम नहीं आता है और उस समय हमारी शिक्षा हमें खराब लगता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि वह विद्या एक सारहीन वस्तु है जिसका अर्थ ही नहीं निकलता, और समस्त यूरोपीय सभ्यता इसी मिथ्या पर आधारित है, इसी झूठ पर आधारित है। इस तरह जब हम शिक्षा के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं कि शिक्षा खराब है, बेकार है, तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है और तब जाके हमारे जीवन से शिक्षा भी कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि देखिए, आप रटिएगा तो जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा, जो बात है सो रटिएगा, परीक्षा पास करिएगा, डिग्री मिल जाएगा, और डिग्री लेकर आप कुछ होने वाला नहीं है। सही जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पास कल्पना शक्ति का होना जरूरी है, शोषण शक्ति का होना जरूरी है। उसका विकास तभी होगा जब आप ध्यान मग्न से पढ़ते हैं। आपको शिक्षक सोचना सिखाते हैं, रटना नहीं। ठीक है, हमारे चरित्र पर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिमाण में नहीं पड़ता तथा शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ जाता है। शिक्षा और संघर्ष का शिक्षा और जीवन, शिक्षा अलग है, जीवन अलग है, तो दोनों का संघर्ष जीवन जीने के लिए। आप देखिए, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन की आवश्यकता है, तो हम उसको सीखते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि उस काम में उसका हेल्प आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो विपरीत होता है। इसलिए शिक्षा और जीवन में सामंजस्य निर्माण करने की समस्या आज हमारे लिए सर्वप्रधान विचारणीय विषय है। जीवन शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्यवहारिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में वो हेल्प कर पाए, उसका काम हो, महत्व हो। तात्पर्य है कि भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों से हमारे यथार्थ संसर्ग नहीं होता। देखिए, शिक्षा में हम ये भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भाव क्या है, ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, सेंस क्या है, इसको समझना पड़ता है, होता है। दूसरी बात, जिन लोगों के विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता, वे अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं। अपनी, अब शिक्षा के साथ मातृभाषा नहीं रहेगा तो उसका जो मुख्य भाषा है उससे उसे दूर होना पड़ेगा और उसके प्रति उनके मन में अवज्ञा, मतलब जिसका आज्ञा का पालन नहीं करे, जिसका वैल्यू नहीं करे, ये भावना उत्पन्न हो जाती है। निष्कर्षतः हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि हेर फेर दूर होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। जो इधर उधर हो गया है तभी हमारा जीवन सही होगा। हम शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, हम शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मस्त चैप्टर है। इसी कारण हमारे जीवन में इतना दैन्य खराब स्थिति में है, जबकि हमारे पास सभी कुछ है। इसलिए हमें क्षुधा के साथ, अनन गीत के साथ, वसन भाव के साथ, भाषा और शिक्षा के साथ जीवन का सामंजस्य होने की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जब हम शिक्षा के साथ जीवन का देखेंगे, सामंजस्य बैठाएंगे, तभी हमारी ये समस्या दूर होगी। तो हमने ये पूरा अर्थ समझाया आपको, और इससे पहले वाले सारे बने हुए हैं। चलिए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर होगा, साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि जो कम से कम जरूरी है वही तक
शिक्षा को सीमित किया गया तो बच्चों के मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। जो कम से कम मिनिमम जरूरी है, अगर वहीं तक सीमित किया गया तो वही जरूरी आवश्यक नहीं है, वृद्धि नहीं हो सकेगी मन की। आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ को पिलाना होगा, अन्यथा बच्चे की चेतना का विकास नहीं होगा। आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता का पाठ पिलाना होगा, स्वतंत्रता की बातों को बताना होगा, तभी उनके मन की वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा देखिए आप। दूसरा प्रश्न है, आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि में वह सदा बालक ही रहेगा, कैसे? तो उत्तर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से, न्यून दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है कि आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता का पाठ भी सिखाया जाना चाहिए, वरना आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका है, बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ी तो वह फौरन क्यों छीन ली जाती है? होता है ना, कोई मनोरंजन की किताब रहती है, लोग इसे छीन लेते हैं, इसका क्या परिणाम होता है? उत्तर होगा, उपयुक्त प्रश्न के आलोक में विद्वान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि हमारे बच्चों को व्याकरण, शब्दकोश, भूगोल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। उनके भाग्य में अन्य पुस्तकें नहीं हैं। दूसरे देश के बालक जिस आयु में अपने नए दांतों से बड़े आनंद के साथ गन्ने चबाते हैं, उसी आयु में हमारे बच्चे स्कूल की बेंच पर अपनी पतली टांगों को हिलाते हुए, अब देखिए दूसरे देश के बच्चे क्या करते हैं, मजा लेते हैं, उस समय पढ़ते हैं ध्यान से, और हमारे बच्चे मास्टर के बेंत हजम करते हैं, मार खाते हैं, डंडा खाते हैं, और उसके साथ उन्हें कड़वी गालियों के अलावा दूसरा कोई मसला भी नहीं मिलता। दूसरा कड़वी गालियां होता है ना, टीचर्स जो डांटते हैं। साहित्यकार ने मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा है कि इससे उनकी मानसिक पाचन शक्ति का ह्रास होगा, पचेगा नहीं बातें। जिस तरह भारत की संतानों का शरीर उपयुक्त आहार और खेल कूद के अभाव से कमजोर रह जाता है, उसी तरह उसके मन का पक्वास्य भी अपरिणित रह जाता है, सही से वह आगे बढ़ नहीं पाता है। चौथा प्रश्न देख लीजिए हमारा। चौथा प्रश्न, हमारे शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता, आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, बाल्यकाल, बचपन से ही आनंद का स्थान नहीं होता है हमारी शिक्षा में, मतलब मस्ती करने का स्थान नहीं होता, हमेशा हम पर प्रेशर रहता है पढ़ने का, बचपन से ही सीखने का। देखिए मेरी समझ से साहित्यकार ने बड़ा ही विलक्षण उदाहरण देते हुए बताया है कि हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन को ठीक से हजम करने के लिए हवा आवश्यक है। वैसे ही एक शिक्षा पुस्तक को अच्छी तरह पचाने के लिए बहुत ही पाठ्य पुस्तक सामग्री, मतलब एक शिक्षा को हजम करने के लिए बहुत अलग अलग पाठ्य सामग्री की सहायता जरूरी है। आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति भी अलक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। ठीक है, आपका 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, बोला जा रहा हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती है? जैसे आपको बोलेंगे अभी गधा, तो मन में गधा का चित्र बनेगा, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलेंगे एस, आपको पता नहीं है, छोटे बच्चे को पता नहीं है, तो एस तो सुनेंगे लेकिन मन में कोई चित्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही बोला, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं। भाव पक्ष और विषय प्रसंग भी सभी चीज विदेशी बात है, शुरू से आखिर तक सभी चीजें अपरिचित होती है, इसलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले ही हम रटना आरंभ कर देते हैं, सोचने से पहले रटते हैं। फल वही होता है जो बिना चबाया हुआ अन्न खाने से होता है। बिना चबाए हुए अन्न खाने से क्या होता है? अपच हो जाता है। वही ऐसी शिक्षा ग्रहण करने से, निगलने से होता है। शायद बच्चों को किसी रीडर में हाई मैकिंग का वर्णन है, अंग्रेजी बालकों के लिए यह एक सुपरिचित चीज है क्योंकि वह उसको पता है। ठीक है, परंतु उन्हें इस वर्णन में आनंद मिलता है। स्नोबॉल से खेलते हुए चार्ली का कैटी से कैसे झगड़ा हुआ, यह भी अंग्रेज बच्चे के लिए कौतूहलजनक घटना है, क्योंकि अंग्रेज बच्चा तो अंग्रेज बात ही जानेगा। लेकिन हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा में यह सब पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति, याद ही जागृत नहीं होती, उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुत नहीं होता। अंधभाव से उनका मन अर्थ को टटोलता रह जाता है। हम बोलते हैं तो वह सोचते रह जाता है कि टीचर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का, बोल रहा अंग्रेजी भाषा और हमारी हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। अंग्रेजी भाषा और हमारी हिंदी भाषा
के बीच सामंजस्य क्यों नहीं है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ध्यान दीजिए। साहित्यकार ने उपयुक्त प्रश्न के आलोक में गहरी अनुभूति का अध्ययन कर हमें बताया है कि अंग्रेजी और हिंदी में सामंजस्य क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं जो अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी से भी परिचित नहीं होते हैं और उन्हीं के हाथों में हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय होता है। वे ना तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह जानते हैं, ना अंग्रेजी। वे बच्चों को पढ़ाने की तुलना में मन बहलाते हैं, वे इस कार्य में पूरी तरह सफल होते हैं। क्योंकि जो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं, खास करके हमारे बाल्यकाल में, उन्हें खुद अंग्रेजी नहीं आता है, वो हमारा मन बहलाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक ने प्रकृति के स्वराज्य में पहुंचने के लिए जो उपाय सुझाया है वह सार गर्भित है। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो यह क्रिया बाल्यकाल से ही आरंभ हो जानी चाहिए। शैशव से ही केवल स्मरण शक्ति पर बल न देकर उसके साथ ही साथ चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति को स्वाधीन रूप से प्रचलित करने का उन्हें अवसर भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, आगे है जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर व साहित्यकार ने बड़ा ही सुंदर और सटीक उदाहरण देते हुए बताया है कि बाल्यकाल से ही यदि भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की भी व्यवस्था हो और भाव के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारे जीवन में यथार्थ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हमारा व्यवहार तभी सहज मानवीय व्यवहार हो सकता है और प्रत्येक विषय में उचित परिमाण की रक्षा हो सकती है। जिस भाव से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। जिस भाव से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उस अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। हमारे समाज की सारी सभ्यता संस्कृति उस शिक्षा में नहीं है। चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों बहुत जरूरी चीज है। आपका 9 नंबर का प्रश्न है, रीति में शिक्षा का क्या अभिप्राय? ठीक है, देखिए, साहित्यकार ने बड़े ही रोचक ढंग से रीति में शिक्षा के संबंध में बताया है कि संग्रहणीय वस्तु हाथ आते हैं, इकट्ठा किया हुआ वस्तु, उसका उपयोग जानना, उसका प्राकृतिक परिचय प्राप्त करना और जीवन के साथ ही साथ आश्रय स्थल बनाते जाना, यही है रीति में शिक्षा। ठीक है, इसलिए यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो केवल स्मरण शक्ति पर बल न देकर उसके साथ ही साथ चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति को स्वाधीन रूप से प्रचलित करने का भी अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। कल्पना शक्ति बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आगे आपका 10 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं। देखिए, लेखक ने उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में हमें बहुत ही बहुमूल्य तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। तथ्य मतलब होता है विचार, बहुमूल्य तथ्य मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, बहुमूल्य है जिसका अधिक मूल्य। देखिए, जैसे हमारी नीरस शिक्षा मतलब इसमें कोई रस नहीं है, में समय नष्ट हो जाता है। 20-22 वर्ष की आयु तक हमें जो शिक्षा मिलती है उसका हमारे जीवन से रासायनिक मिश्रण ही नहीं होता है, कोई वास्तविक चीज होता नहीं है। इससे हमारे मन को एक अजीब आकार मिलता, अलग सा व्यक्ति बन जाते हैं। शिक्षा से हमें जो विचार और भाव मिलते हैं उनमें से कुछ को तो लेई से जोड़कर हम सुरक्षित रखते हैं और बचे हुए कालक्रम से झर जाते हैं, क्योंकि सारा चीज क्या होता है, हम भूल बिसर जाते हैं। ठीक है, 11 का प्रश्न आपका है, मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना लोगों के मन में किस तरह उत्पन्न होती है। मातृभाषा हमारी भाषा। देखिए, लेखक ने मनोवैज्ञानिक तथ्य को उजागर करते हुए उपयुक्त प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। लेखक का कथन है कि हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता। ठीक है, और जब हम बड़े होते हैं तो परिस्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाती है। अब भाव होते हैं लेकिन उपयुक्त भाषा नहीं। अब हमारे पास अंदर में कोई चीजें हैं लेकिन हमको बोलने की, व्यक्त करने की भाषा नहीं है। भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता और इसलिए आजकल बहुत से शिक्षित लोग यूरोपीय विचारों के प्रति अनादर व्यक्त करने लगे हैं, उनको आदर व्यक्त नहीं करते, सम्मान नहीं देते। दूसरी ओर जिन लोगों के विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग संबंध, अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं और उसके प्रति उनके मन में अवज्ञा की भावना उत्पन्न। जैसे आप ही इंग्लिश सीख जाइएगा तो इंग्लिश बोलने लगिएगा, हिंदी आपको बोलना बहुत खराब सा लगने लगेगा। व्याख्या में हम पढ़ेंगे, हम विधाता से यही वर मांगते हैं, हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ शिक्षा प्राप्त करने दो।
तो इसका देखिए प्रस्तुत पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से भाव को प्रस्तुत किया है। लेखक का कहना है कि हेर फेर दर होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े जमा नहीं कर पाते, तभी हमारे जीवन में इतना दयनीय, वरना हमारे पास सब कुछ है।